अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नई कहानी। एक पुरस्कार मूर्ति के हसूल के सिलसिले में होने वाले मार्के का अहवाल। मुक़द्दस मूर्ति बाय रिजवान अली सोमरो। एपिसोड 1। इस बार बिजली बहुत ज़ोर से चमकी थी। बारिश बेहद ही शदीद थी और घोड़ा गिरते गिरते बचा था। इसके साथ हवा और रात का अंधेरा। वो एक तूफ़ानी रात थी, मगर वो घोड़ा भी शायद किसी तूफ़ान से कम ना था। वो अपने सवार को इस तरह उड़ाए लिए जा रहा था जैसे कि इस हंगामा खेज रात का एक जुज़ हो। काफ़ी फासला तय करने के बाद भी उसकी रफ्तार कम नहीं हुई थी। अंधेरे में इस तरह फराटे भरने से तो यही मालूम हो रहा था कि रास्ता उसका जाना पहचाना है। सवार की हालत अबतर थी। वो एक 10 साल की बच्ची थी जो कि घोड़े की गर्दन से लिपटी हुई थी और बेहोश थी। उसका चेहरा और लिबास खून से भरा हुआ था, जबकि घोड़ा भी जख्मी था। बच्ची के हाथ से लगाम कब की छूट चुकी थी। ज़ाहिर है कहीं गिर गई होगी, वरना घोड़ा उससे ज़रूर उलझ जाता। सड़क के दोनों तरफ जंगलात के सिलसिले थे। कभी कभी बिजली की एक चमक उसको चौंका देती, फिर वो उसी घने और अंधेरे शोर में कहीं खो जाते। घोड़ा जंगल में घुस पड़ा। जंगल घना और अंधेरा था, मगर घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था जैसे कि उसको सब नजर आ रहा हो। काफ़ी देर घोड़ा एक इमारत के सामने रुक गया। वही इमारत लाल ईंटों और गोल पत्थरों की बनी हुई थी। इमारत के सदर दरवाजे पर 2 मशालें रोशन थीं। मशालों के ऊपर एक बड़ा शेड था, जिसकी वजह से वो बारिश में भी जल रही थी। बारिश का ही जान अब कम हो चला था। घोड़ा इमारत के दरवाजे के सामने पूरी कुव्वत से हिनहिनाया। उसके हलक से कर्बनाक आवाज़ें निकलती रहीं। अचानक बरामदे में बहुत कदमों की आवाज़ें गूंजी और बहुत सी मशालें नजर आईं। और फिर बहुत से स्याह चोगे वाले लोगों ने घोड़े को घेर लिया, जिनके हाथों में मशालें थीं। घोड़े के हलक से कर्बनाक आवाज़ें निकलीं और फिर उसने अपनी गर्दन एक तरफ डाल दी। वो दम तोड़ चुका था। स्याह चोगे वाले बच्ची की तरफ बढ़े ही थे कि एक गूंजीली आवाज़ सुनकर वो रुक गए। रुक जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। स्याहपोशों ने आवाज़ की सिमत मुड़कर देखा और फिर दूसरे ही लम्हे वो अलर्ट हो गए, क्योंकि आने वाला शायद उनका मालिक मालूम होता था। नवारिद ने सब्ज़ और नीला चोगा पहन रखा था, जो अपनी शक्ल और सूरत से निहायत ही सुलझा हुआ पुरवकार मालूम होता था। नवारिद की उम्र 40 साल के आसपास थी। क्या हुआ इसको? उसने बच्ची की तरफ देखकर पुरसकून लहजे में कहा। बेहोश बच्ची और मरे हुए घोड़े को देखकर भी उसके सुकून में कोई फर्क नहीं आया। मालूम नहीं, लगता है वो लोग कामयाब हो गए हैं, एक स्याह चोगे वाले ने कहा। लगता तो ऐसा ही है, नवारिद ने कहा। इतना कहकर उसने आगे बढ़कर बच्ची को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और दूसरे ही पल वो लड़की के बाजू की तरफ देखकर चौंक पड़ा। उसके चेहरे से वहशत जाहिर होने लगी। अनाथा कहाँ है? मालूम नहीं मुकद्दस सरदार, दूसरे ने कहा। चंद लम्हे तक सोचने के बाद वो बोला, लगता है अनाथा को उन लोगों ने छीन लिया है। ऐसा ही लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं? अनाथा को कोई नुकसान? नामुमकिन। वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, नवारिद ने कहा। चंद लम्हे तक सोचने के बाद वो खलाओं में घूरता हुआ दोबारा बोला, तुम लोग वैद को बुलाओ। मैं इस बच्ची के तंदुरुस्त होने पर इसको यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। नवारिद ने उस बच्ची को स्याह चोगा वालों के हवाले करते हुए कहा। अगर वो लोग इसकी तलाश में यहाँ पहुँच गए तो? एक चोगा वाले ने कहा। उसके चेहरे से खौफ जाहिर हो रहा था। हरगिज़ नहीं। मैं इतना कमज़ोर भी नहीं कि अपने दुश्मनों का मुकाबला ना कर सकूं। एक बार इस बच्ची की हिफाजत का बंदोबस्त हो जाए, फिर मैं अनाथा की वापसी के बारे में सोचूंगा, उसने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। फिर वो चारों उस बच्ची को लेकर इमारत के अंदर दाखिल हो गए। नवारिद बाहर ही खड़ा रहा। बारिश अब कम हो चली थी। अचानक वो ज़ेरिला बुड़बुड़ाया, तुम्हारा हसूल ही मेरी ज़िंदगी का अहम मकसद है। मैं तो जिंदा भी तुम्हारी वजह से हूँ। इतना कहकर वो इमारत की जानिब मुड़ गया। उस वफादार बेजुबान की लाश यूं ही पानी में भीगती रही थी। ये इमारत गैर आबाद और वीरान इलाके में मौजूद थी। इस इमारत का नाम नादिर महल था। बहुत से लोग इसको खंडरोला के नाम से भी जानते थे। ये एक बहुत पुरानी इमारत थी, जिसके बाद हिस्से टूटकर खंडर में तब्दील हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी इसके सालम हिस्सों तक पहुंचने के लिए इसके सदर दरवाजे का कुफल खोलना ज़रूरी था। इमारत बरसों से खाली पड़ी थी। ऐसा न था कि इसकी मालका ने इसको फ़रोख्त करने की कोशिश ना की हो, लेकिन हमेशा की तरह खरीदार या तो डर कर भाग जाता या फिर मारा जाता। इसकी वजह शोहरत इसका आसेबी होना था। दर्जनों वाक़यात इस इमारत से मंसूब थे, मगर एक वाक़े ने ज़्यादा ही शोहरत पाई। करीब कोई 5 साल पहले इसकी मालका ने इस इमारत को गिराकर एक प्लाजा बनाने का ऐलान किया। इसलिए इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम करने का ऐलान किया गया। चुनाचे इमारत को गिराने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले इसके सदर दरवाजे पर ज़रबें लगाई गईं, लेकिन दरवाज़ा था कि टूटने का नाम ही ना लेता था। चुनाचे मजदूरों को इसकी 20-22 फुट चौड़ी दीवार फांदकर अंदर भेजा गया, ताकि अंदर से इस दरवाजे को तोड़ा जा सके। जैसे ही मजदूर अंदर दाखिल हुए, चंद लम्हों के बाद वो चिल्लाते हुए बाहर निकले थे। उन्होंने सेहन वाली दीवार के सामने एक गैर मरई मखलूक को देखा था,
ना जाने वो औरत थी या क्या था। इसके बाद मजदूर बहुत डर से गए। उन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। अचानक फिर लोगों ने फिर एक हैरत अंगेज मंजर देखा। सदर दरवाजे की दीवारों में दरार पड़ चुकी थी और गाढ़ा गाढ़ा खून उन दीवारों से रिस रहा था। फिर एक खतरनाक किस्म के कहके ने मजदूरों और ठेकेदार को सर पर पैर रखकर भागने पर मजबूर कर दिया। फिर जितनी दफ़ा ये इमारत फरोख्त करने की कोशिश की गई, या खरीदार भाग जाता या मारा जाता, फिर थक हार कर उन्होंने एक कोशिश तर्क कर दी। दिन के 12 या 12:30 का अमल रहा होगा। सूरज आग बरसा रहा था। गर्मी इस कदर शदीद थी, इंसान तो इंसान, सड़कों पर भौंकने वाले कुत्ते भी इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके थे। वह इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ था। ऑफिस का एसी खराब था। छतगीर पंखे से निकलने वाली गर्म हवा ने पूरे कमरे को जहन्नुम का नमूना बना दिया था। वो बार बार अपने माथे पर आया पसीना पहुंचता और फिर दोबारा फाइल में मसरूफ हो जाता। उसके चेहरे पर शदीद किस्म की जुल्लाहट के आसार थे। तंग आकर उसने बेल का बटन दबाया। कुछ ही देर बाद एक पुलिस कांस्टेबल आ खड़ा हुआ। उसने आते ही एक जोरदार सलूट झाड़ा। जी सर जी, उसने खुशामदाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसने निहायत गुस्सा भरी नज़रों से उसको देखा और फिर सख्त लहजे में बोला, वो एसी वाला तेरा प्यो है जो इसको बुलाकर नहीं लाया? उसके चढ़े हुए तेवर देखकर वो लजाजत से बोला, हुजूर मैं गया था मगर उसकी माँ बीमार है, इसलिए वो शाम में आएगा। ओए कम चोरा, कोई तो ढंग से काम कर लिया कर, जा मेरे लिए लस्सी लेकर आ। वो गुस्से से बोला। हजूर पैसे? कांस्टेबल ने घिघियाते हुए कहा। ओए शर्म कर, क्यों पुलिस को बदनाम करता है पैसे देकर? जा मेरा नाम ले, कहना इंस्पेक्टर साहब ने मंगवाई है। लस्सी के पहले ही घोंट ने उसको निहायत फरहत का एहसास बख्शा था। लस्सी पीकर वो दोबारा फाइल में लग गया। कुछ ही देर गुजरी होगी कि एक दूसरा कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। कांस्टेबल को अंदर आता देखकर उसके माथे पर तेवरियां चढ़ गईं। हाँ गफूर बोलो। उसका अंदाज बता रहा था कि उसको गफूर की आमद अच्छी नहीं लगी। गफूर ने फौरन ही साहब के चढ़े तेवर भांप लिए और खुशामदाना अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, सर जी, कल जिस बंदे को हमने डकैती में उठाया था उसके लवाहकीन मिलने आए हैं। लगता है कोई मुकमुका करने के चक्कर में है। मुकमुका की बात सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। अच्छा तो बुला ले, उसमें से एक बंदे को भेज देना, उसने मायनेखेज अंदाज में कहा। गफूर जाने लगा तो उसने पीछे से आवाज़ दी, ओए उसके अलावा और कोई मुलाकात तो नहीं है? नहीं जनाब, गफूर ने खुशामदाना लहजे में कहा और बाहर निकल गया। कुछ ही लम्हे गुजरे थे, अंदर दुबला पतला से एक शख्स दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी और परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। वह शख्स इजाज़त लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी उम्र 50 साल के आसपास थी। वह चंद लम्हे बैठा रहा। इंस्पेक्टर उसकी हरकत को बड़े गौर से देख रहा था। उसने जेब से रुमाल निकाला और माथे पर आया पसीना पहुंचने के बाद बोला, हजूर मेरा नाम करीम बख्श है। जिस लड़के को कल रात आपने गिरफ्तार किया है मैं उसका बाप हूँ। वो बेगुनाह है जनाब। करीम बख्श गुलूगीर लहजे में बोला, मोहतरम मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। हर बाप की नज़र में उसका बेटा बेगुनाह होता है। वैसे भी वो असलहे और डकैती के माल के साथ गिरफ्तार हुआ है। वो कॉलेज का स्टूडेंट है सर। अगर सज़ा हो गई तो उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। उसने कुछ नहीं किया, नामालूम कैसे माल के साथ पकड़ा गया। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। वह लजाजत से बोला। क्या करूं? वो मायनी खेज लहजे में बोला। मैं क्या बताऊं, आप समझदार हैं, करीम बख्श ने मुस्कुरा कर कहा। वह चंद लम्हे तक सोचता रहा, फिर बोला, बुजुर्गवार बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए 1 लाख मुनासिब है। करीम बख्श चंद लम्हात तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर इस बात में सर हिला दिया। उसका पूरा नाम इंस्पेक्टर आसिफ दरगोश था। माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसकी परवरिश करने वाले उसके दादा थे जो कि एक शायर थे। दरगोश उनका तखल्लुस था। आसिफ को ये तखल्लुस इस कदर पसंद था, उसने अपने नाम के साथ अपने बाप के नाम की जगह तखल्लुस लगाने ही पसंद किया। कानून की बालादस्ती का उसको हरगिज़ शौक ना था, ना ही वह जुर्म को ख़त्म कर देने का मुतमन्नी था। पुलिस में जॉब करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। इसकी वजह उसका बचपन से लेकर जवानी हर ज़रूरत को महदूद करना और उसका गला घोंट देना था। हर गैर कानूनी काम जिसमें पैसा मिलने का चांस हो, दरगोश हाथ से जाने नहीं देता था। उस आदमी के रुखसत हो जाने के बाद दरगोश दोबारा फाइल पढ़ने लगा। नादिर महल की से भी शोहरत अब भी बरकरार थी। अब तो वहाँ लोगों ने आना जाना तर्क कर दिया था। एक रोज़ दोपहर के वक्त नादिर महल के सदर दरवाजे के पास एक हाई रूफ आकर रुकी। हाई रूफ में 4 लोग सवार थे। उन चारों पर बेहतरीन किस्म के सूट थे, लेकिन इंसान के जिस्म पर मौजूद बेहतरीन सूट कभी भी उसके शरीफ होने की दलील नहीं। ये चारों भी शरीफ बदमाश थे। इनमें से सबसे पहले उतरने वाले शख्स का नाम नागर था। नाम तो उसका कुछ और था, मगर जुर्म की दुनिया में उसको नागर दादा के नाम से याद किया जाता। ये उन दिनों की बात है जब नागर की उम्र 10 बरस थी। एक रोटी चोरी करने के जुर्म में लोगों ने उसको इतना मारा कि उसके माथे पर चोट का एक गहरा निशान बन गया, जो कि बाद में उसकी मुस्तकिल शनाख्ती अलामत बन गया। इसके बाद नागर दादा ने सबक सीख लिया, जिंदा रहने के लिए दूसरों का निवाला छीन कर अपना पेट भरना ज़रूरी है।
इसके बाद छोटी मोटी वारदातों से एक दिन वो बड़ा दादा बन गया। जेल की सैर के बाद उसके जुराइम को रजिस्ट्रेशन भी मिल गई थी। खैर, नागर अब एक बहुत बड़ा दादा था। वो चारों नादिर महल के सदर दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। एक ने जेब से तारनुमा एक चीज़ निकाली और दरवाजे के कुफल पर झुक गया। चंद ही लम्हों के बाद हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ जंगालू ताला खुल गया। सदर दरवाजे के अंदर दाखिल होकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो एक लंबी सी नीम तारीख राहदारी थी जो कि चमगादड़ों और रबा बिलों की बदबू से गूंज रही थी। पूरे सेन में झाड़ झनकार और गंदगी के ढेर मौजूद थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि साल हर साल से यहाँ किसी ने कदम नहीं रखा। वो चारों वहशतज़दा नजर आने लगे। अचानक उनमें से एक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया जो कि खुला हुआ था। उसमें से निहायत ही ठंडी हवाओं के झोंके आते महसूस हो रहे थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने एसी चला दिया हो। नागिर ने अपने साथियों की तरफ देखा और सबसे पहले उस कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, चौंक कर एक दूसरे को हैरत ज़दा नज़रों से देखने लगे। जो कुछ भी उन्हें नजर आया था वो उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ था। कमरे की साफ सुथरी फिजा ने उनको मुतहय्यर कर दिया। वो तो समझ रहे थे कमरा पूरे महल की तरह गर्दो गुबार और मिट्टी से हटा होगा, मगर कमरा निहायत साफ सुथरा और ठंडा था। कमरे के वस्त में एक चमकदार सी मेज़ बिछी हुई थी। मेज़ पर जो चीज़ मौजूद थी उसको देखकर उनके तीनों के चेहरों पर खौफ नजर आने लगा, जबकि नागर के होंठों पर हकारत भरी मुस्कुराहट थी। जैसे नजर आने वाली चीज़ उसके लिए बेवुक्कत और हकीर हो। वो एक खोपड़ी थी जिसको देखकर उन तीनों के चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। सफ़ेद दांतों की चमकदार कितार बड़ी ही भयानक लग रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज़ खोपड़ी से बरामद हुई, जैसे कि भाप से चलने वाले इंजन ने स्टीम छोड़ी हो। इसके बाद उस पुरस्कार खोपड़ी ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। वो खोपड़ी बड़ी ही तेज़ी से दायरे में घूम रही थी। ये मंजर देखकर उन तीनों के हलक से चीख निकली और वह गिरते पड़ते भाग निकले। लेकिन नागर उसी जगह खड़ा था। वह बड़ी ही दिलचस्पी से खोपड़ी को घूमते हुए देख रहा था। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनकर नागर चौंक पड़ा। दरगोश को गश्त से वापस आए आधा ही घंटा हुआ था कि कांस्टेबल शीदे, जिसका नाम शेर अली था लेकिन उसको थाने में प्यार से शीदा कहा जाता, उसने एक ज़बरदस्त किस्म का सलूट झाड़ दिया। दरगोश ने तेवरी चढ़ाकर उसकी जानिब देखा और पूछा, बोलो क्या बात है? हजूर, आपसे कोई मिलने आया? कौन है वो? दरगोश ने बैठते हुए पूछा। जी, वो अपना नाम मुराद बताता है और बहुत देर से बैठा है। मिलने की वजह ये तो मालूम नहीं। वो कहता है कि आपसे कोई ज़ाती काम है। उसकी बात सुनकर दरगोश सोच में पड़ गया। फिर बोला, ठीक है, उसकी जामा तलाशी लेकर अंदर भेज दो। जी हजूर। शीदा फुर्ती से घूम गया। अब उसका रुख रिपोर्टिंग रूम में था, जहाँ इस वक्त हेड मुहर्रर के पास लोग मौजूद थे और वह अपने नरम गरम अंदाज में FIR लिखने में मसरूफ़ था। शीदे ने हेड मुहर्रर पर उचटती सी नज़र डाली और आगे बढ़ गया। यहाँ एक खाली बेंच पर मुराद नामी आदमी बैठा हुआ था। उसने शलवार कमीज पर एक मोटी सी शॉल जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। उसके जिस्म पर शॉल देखकर शीदे ने हैरत से सोचा, इस कदर गर्मी में चादर? ओए, यह चादर उतार कर यहाँ रख दो। शीदे ने अपने मखसूस पुलिस वाले अंदाज में कहा। क्यों? मुराद नामी आदमी हैरत से बोला। मुराद जिसामत में कोई 6 फुट का था। दुबला पतला आदमी था। उसकी रंगत सांवली और चेहरे पर घनी मूंछें काफ़ी जच रही थी। ओए, जितना कहा है उतना कर। तेरी तलाशी के बगैर तू साहब से तो नहीं मिल सकता। शीदे ने गुस्से से कहा। मगर चादर क्यों उतारूं? मुराद अब भी हैरत ज़दा था। ओए, तू शराफत की ज़ुबान समझता नहीं? चादर उतार और तलाशी दे, बस। उसकी बात सुनकर मुराद ने चादर उतार दी और बेंच पर रख दी। मुझे बुखार भी है और सर्दी भी लग रही है, इसलिए चादर ओढ़ी हुई थी। वापस आकर ओढ़ लेना, शीदे ने हमदर्दी से कहा। इसके बाद जल्दी जल्दी उसकी तलाशी ली और उसको साथ लेकर दरगोश के कमरे की तरफ बढ़ गया। जल्द ही मुराद इंस्पेक्टर दरगोश के सामने मौजूद था। चंद लम्हे तक वो दरगोश उसका जायज़ा लेता रहा और फिर उसको देखते हुए बोला, बैठो, कौन हो तुम? वो एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर यूं लगा जैसे कि वो अपने दिमाग में अल्फाज का ज़खीरा कर रहा हो। बोलो, खामोश क्यों हो? दरगोश ने सख्त लहजे में पूछा। बात यह है जनाब कि मैं आपके लिए बड़े सरकार का पैगाम लेकर आया हूँ। उसने ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की। कौन बड़े सरकार जिनका पैगाम तुम लेकर आए हो? वो हमारे गांव के सरदार हैं जनाब, मुराद ने बताया। उनके एक अहम आदमी को अगवा कर लिया गया है। इस सिलसिले में आपकी मदद चाहते हैं। कौन सा गांव है तुम्हारा? देवनगर। सर हिलाकर जवाब दिया गया। अगर बंदा अगवा हुआ है तो हेड मुहर्रर के पास रपट लिखवाओ। मैं क्या कर सकता हूँ? रपट तो लिखवाई जा चुकी है जनाब। मगर इन चीज़ों से क्या फ़ायदा जनाब? बड़े सरकार आपसे ज़ाती तौर पर मदद के ख्वाह हैं। मुराद मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। उसकी मुस्कुराहट का मतलब दरगोश फ़ौरन ही समझ गया। ज़ाती तौर पर मदद का मतलब एक बड़ी रिश्वत ही हो सकता था। बड़े सरकार ने आपको रात के खाने की दावत दी है, मुराद ने मुस्कुरा कर कहा। दावत? जी हाँ जनाब। अपने बड़े सरकार को बोलो यहाँ आ जाए।
दरगोश ने अफसराना अंदाज में कहा। जनाब, बड़े सरकार ने कहा है कि आपका ही फायदा है, खाना तो मिलेगा ही और साथ में खीर भी। मुराद का लहजा मजीद धीमा हो गया। खीर की बात सुनकर दरगोश की आंखों में चमक दौड़ गई। इस चमक को मुराद ने अच्छी तरह महसूस कर लिया। फिर बोला, जनाब, जब मिलेंगे तो और बहुत सी बातें सामने आएंगी, बस उन्होंने इतना सा पैगाम देकर भेजा है। मुराद की बात सुनकर दरगोश सोच में पड़ गया। बड़े सरकार का यूं बुलाना बेमकसद तो हो नहीं सकता। ज़रूर बड़े सरकार के हाथ किसी जुर्म में मुलव्विस हैं। चंद लम्हे तक वो सोचने के बाद बोला, ये देवनगर किस तरफ है? वो एक अजीब सी आवाज़ थी जिसको सुनकर नागिर चौंक पड़ा था। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे मक्खियों की भिन भिनाहट हो। नागिर ने चौंक कर उस नाचती हुई खोपड़ी को देखा और बड़ी बेपरवाही से गर्दन झटक कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और दूसरे लम्हे उसको पकड़ लिया। उसने खोपड़ी के निचले हिस्से को अपनी तरफ कर लिया। 3 छोटे छोटे पहिए बड़ी ही तेजी से गर्दिश कर रहे थे। मक्खियों की भिन भिनाहट इसी से खारिज हो रही थी। नागिर के लबों पर हकारत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। थोड़ी देर बाद पहियों की गर्दिश रुक गई। नागिर ने खोपड़ी को उसी जगह छोड़ा और फिर पूरे महल में चकराता फिर रहा था। थोड़ी देर के बाद नागिर जब दोबारा उसी जगह पहुंचा तो ना वहां खोपड़ी थी और ना ही वो मेज़। नागिर ने लापरवाही से गर्दन झटकी और फिर महल से बाहर आ गया। कार में उसके 3 साथी मौजूद थे, जिनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह महल भूतिया है, एक ने कहा। तो? नागिर ने उसको गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। हम वहाँ करने क्या गए थे? दूसरा साथी बोला। कुछ नहीं, बस एक फ़ोन आया था जिसकी वजह से मैं दौड़ा चलाया। एक फ़ोन पर? तीसरे साथी के लहजे में हैरत थी। मैं तो अच्छे पैसों की उम्मीद पर वहाँ गया था। तुम लोग जानते हो पुलिस की कितनी सख्त चेकिंग है पकड़ धकड़ के इस ज़माने में। इस फ़ोन से समझा शायद बड़ी रकम का बंदोबस्त हो जाए। एक साथी जवाब देना ही चाहता था कि नागिर का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। नागिर ने चौंक कर फ़ोन उठा लिया। ये वही नंबर था जिस पर पहले भी उसको कॉल आई थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ नागिर। तुम अपने दूसरे साथियों की तरह डरपोक नहीं हो। मुझे तुम पसंद आए। मेरे इस काम के लिए तुमसे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता। नागिर को सुनाई देने वाली आवाज़ निहायत बैठी हुई थी। आवाज़ सुनकर ना जाने नागिर के जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। नागिर ने अपने जिस्म में कपकपी दौड़ती हुई वाज़ें महसूस की थी। उसको यूं लगा था कि जैसे वीराने में कोई भेड़िया गुर्राया हो। मुझे क्या करना होगा? नागिर के सहमे हुए लहजे को देखकर उसके साथी चौंक गए। उन्होंने उसके लहजे में खौफ के अंसर को साफ महसूस किया। कुछ नहीं, बस आराम करो और मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। और हाँ, 20,000 की रकम तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। देवनगर एक छोटा सा मगर इंतहाई खूबसूरत गांव था। चारों तरफ कुदरती हरियाली से भरपूर ये गांव अपने अंदर एक अलग ही कशिश लिए हुए था। दरगोश जब 4 घंटे की तवील मुसाफत के बाद देवनगर में दाखिल हुआ तो उसके साथ शीदा भी था। शीदा बड़े ही पुरसुकून अंदाज में जीप चला रहा था। ये जीप दरगोश की अपनी थी। मुराद ने तो कहा था कि देवनगर में हमको लेने आएगा। दरगोश शीदे से बोला। हजूर, वो सामने देखें, शीदे ने मुस्कुराते हुए कहा और जीप रोक दी। दरगोश ने सामने देखा तो दरख्तों के झुंड के दरमियान मुराद खड़ा दिखाई दिया। उसने आज भी वही चादर अपने जिस्म पर ओढ़ रखी थी। जीप रुकते देखकर मुराद तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। जहां जीप रुकी थी वो इलाका ज्यादा गुंजान आबाद ना था। दरख्तों के एक झुंड में एक सड़क अंदर की तरफ जा रही थी। हजूर, ये खाकसार घंटे भर से आपका इंतजार कर रहा है। वो क्यों? दरगोश ने चौंक कर पूछा। बड़े सरकार का हुक्म था ना, आप आए या ना आए, आपकी राह तो देखनी है। कहाँ चलना है? मुराद ने झुंड की तरफ इशारा किया और फिर वह जीप में सवार हो गए और जीप आगे बढ़ गई। कुदरती नज़ारे, खेत खलियान दरगोश को बहुत मुतासिर कर रहे थे। काफ़ी देर के सफ़र के बाद जीप कच्चे पक्के मकानों के दरमियान से गुजरती हुई एक लाल रंग की इमारत के सामने रुक गई। लाल रंग की इमारत तर्ज तामीर के हिसाब से काफ़ी पुरानी थी, जिसको देखकर दरगोश को मुग़ल दौर की इमारतें याद आईं। कोई ख़तरा तो नहीं है? शीदे ने सरगोशी की। ख़तरा कैसा? दावत है, खाना खाओ और निकलो। दरगोश के अंदाज में लापरवाही थी। तीनों दरवाजे पर पहुंचे और दरवाज़ा अंदर की जानिब खुलता चला गया। वह मुराद के इशारे पर उसके नक्शे कदम पर चलते रहे। यह खुला सेन था जिसके अतराफ में दरख्त थे। दरगोश ने अपनी तेज़ आंखों से उस कुएं को भी देख लिया था जिसके गिर्द कुछ बर्तन रखे हुए थे। एक आदमी डोल से पानी निकाल रहा था। ये सारी मनाजिर दरगोश को कई साल पीछे ले गए। दही जिंदगी में आज भी ये सब तो होता ही है। दरगोश को कुछ लोग चलते फिरते दिखाई दिए, उनमें औरतें भी थीं। ये सब सादा कपड़ों में मलबूस थे और कोई भी दरगोश की तरफ मुतवज्जा ना था। हवेली नुमा ये मकान काफ़ी बड़ा था। मुराद उनको लेकर एक खाली कमरे में चलाया। यहाँ करीने से फर्श पर दरी बिछी हुई थी और कोनों पर गाँव तकिए टिकाए गए थे। आप लोग आराम से तशरीफ़ रखें, मैं बड़े सरकार को खबर करता हूँ, मुराद ने अदब से कहा और बाहर निकल गया। शीदा पूरे कमरे की एक एक चीज़ को बहुत गौर से देख रहा था। दरगोश ने शीदे की आंखों में पुरजोश कैफियत देखी। ओए, क्या बात है, तुम हर चीज़ को बड़े ही शौक से देख रहे हो। हजूर, ये तो मुजरे का समा है। शब्बर अली,
तुम बहुत शौकीन लगते हो इन चीज़ों के। दरगोश शीदा को घूर कर देखते हुए मुस्कुराया। शीदे का पूरा नाम शब्बर अली था, लेकिन उसको प्यार से शीदा ही कहा जाता। दरगोश के यूं घूर कर देखने से वो गड़बड़ा गया। नहीं हजूर, बात यह है कि आपसे पहले जो थानेदार साहब थे, उनके साथ बुलबुल हजार दास्तान के बहुत छापे मारे हैं। बुलबुल हजार दास्तान? दरगोश चौंक गया। सरजी तवाइफों के कोठों को बुलबुल हजार दास्तान के नाम से याद किया जाता है। वो कहते हैं ना कि हर बुलबुल की कहानी अलग होती है, इसलिए। शीदे ने भरपूर अंदाज में वजाहत करते हुए कहा। उसने सर हिलाया। लगता है तुम्हारी उन बुलबुलों से बहुत वाकफियत है। उसकी बात सुनकर शीदा खसियानी सी हंसी हंसकर बोला, हजूर अब ऐसा भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, किसी वक्त उन बुलबुलों का चहकना भी सुनेंगे। दरगोश मुस्कुराया। बिल्कुल जनाब, अब तो यह कारोबार इस लॉकडाउन में और भी मुनाफे बख्श हो गया है। गुड, दरगोश कुछ सोच कर बोला। वहां भी चलेंगे, जरा सब्र करो। शीदा कुछ कहने ही वाला था कि कमरे में अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर दरगोश ना जाने रोब में मुब्तला हो गया। आने वाला शख्स एक बूढ़ा मगर बारोब इंसान था। उसके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। सर के बाल जुल्फ़ों की तरह कंधे पर फैले हुए थे। वह बूढ़ा शख्स नहायत कमज़ोर और मदकूक था। उसकी शख्सियत को सहरंगेज़ बनाने वाली उसकी आंखें ही थीं। उसको देखकर दरगोश उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया, जिसको देखकर वह मुस्कुराने लगा। बैठो बैठो बाबा, हमें यूं शर्मिंदा न करो। उसकी आवाज़ उसकी शख्सियत की तरह पुररोब थी। उसकी बात पर दरगोश फ़ौरन ही बैठ गया। वह दरगोश की जानिब देखकर फिर बोला, हमें बड़े सरकार कहते हैं। नाम तो माँ बाप ने कुछ और रखा था, लेकिन लोग मोहब्बत और एहतराम में बड़े सरकार कहते हैं। दरगोश ने कोई जवाब न दिया। मुराद किसी ज़रे खरीद गुलाम की तरह दरवाजे पर ही खड़ा था। मुराद, जाओ बाबा, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम करो। मुराद किसी जिन की तरह उड़नछू हो गया। मुराद के जाने के बाद बड़े सरकार ने बड़ी ही गहरी नज़रों से दरगोश की जानिब देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बाबा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारे बुलाने पर तशरीफ़ लाए, इसलिए हम खुद तुम्हारे इस्तकबाल करने आ गए। बुलाने की कोई ख़ास वजह? ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, हम तो बस आपके न्याज चाहते हैं। बाकी बातें तो खाने के बाद होती ही रहेंगी। दरगोश कंधे उचकाते हुए बोला, जैसी आपकी मर्ज़ी। वही पुरस्रार आवाज़ नागिर को फिर सुनाई दी, जिसको सुनकर नागिर को अपने जिस्म में कपकपी दौड़ती हुई महसूस हुई थी। यह उस रोज़ की बात है जब 20,000 की रकम उसको मिले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। उसने इस रकम में से 10,000 रुपये अपने साथियों में तकसीम कर दिए। इसके बाद बाकी रकम ख़त्म होने में उसको 2 दिन भी ना लगे। अचानक उसको वही फ़ोन मौसूल हुआ जब वो एक बार शराब के नशे में धुत पड़ा था। फ़ोन पर नंबर देखते उसका नशा उड़नछू हो गया। उस आवाज़ ने जो कुछ कहा उसको सुनकर उसके होश खता हो गए। ये तो बहुत ख़तरे वाला काम है। काम ख़तरे वाला है, मगर उसका इनाम भी बहुत तगड़ा है। उससे ज्वेलरी शॉप में कम से कम 2 करोड़ रुपए के हीरे मौजूद हैं, जिसको चुराने के बाद तुम चारों को 10 लाख मिलेगा और वो रकम तुम पूरा साल बैठकर खा सकते हो। 10 लाख का नाम सुनकर नागिर के मुंह में पानी सा आ गया और फिर उसने हामी भर ली। 10 लाख की रकम कुछ मामूली ना थी। इस आवाज़ ने यह भी कहा था कि जो भी खतरा होगा वो खुद निमट लेगा, तुमको जाकर बस लूटना है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े सरकार ने दरगोश की दावत में किसी भी किस्म की कोई कसर छोड़ी हो। कई तरह के चिकन के सालन थे और कई तरह के बीफ और फिर बिरयानी पुलाव और बहुत कुछ। बड़े सरकार खुद ही कई डिशें आगे बढ़ा रहे थे। दरगोश ने खुद भी खाने से पूरी तरह इंसाफ किया और शीदा तो खाने पर इस तरह टूट पड़ा कि जैसे उसने ये सब कुछ पहली बार देखा हो। बहुत जल्द दरगोश ने खाने से हाथ खींच लिए और मुस्कुराकर बोला, बस बड़े सरकार, पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। उसकी बात सुनकर बड़े सरकार के हलक से तवील कहका आज़ाद हो गया। चलो फिर बाबा, हम आपका खाना हजम करा दें, ज़रा बाहर चलकर टहल आते हैं। फिर वो दोनों खुली जगह आ गए जहाँ पानी का कुआं था। दरगोश ने बड़े सरकार की तरफ देखा। सूरज डूब चुका था, चारों तरफ अंधेरा होने वाला था। इस धुंधली रोशनी में वो बड़े सरकार के माथे की शिकने साफ देख रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? दरगोश ने कहा। कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मतलब की बात पर आ जाएं। कोई भी बिना मतलब किसी की दावत नहीं करता। उसकी बात सुनकर बड़े सरकार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, बरखुरदार, मुझे ऐसे ही साफ को लोग पसंद हैं। मेरा एक आदमी पुलिस की हिरासत में है, उस पर कत्ल का जुर्म पुलिस ने साबित कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आदमी को बचाने में मेरी मदद करो। कौन सा आदमी? दरगोश चौंका। हाशिम खानदारा। बड़े सरकार ने सरसराती आवाज़ में कहा, ओह, हाशिम आपका आदमी है, जिस पर एक औरत की आबरू रेजी और कत्ल का इल्ज़ाम है? हाँ, वो मेरा ख़ास शागिर्द है। उसको मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर जिब्रान ने मौके से गिरफ्तार किया था। दरगोश ने सोचते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे उस ASI पर फ़र्ज शनासी का भूत सवार है। बड़े सरकार ने नागवारी से जवाब दिया। मैं जानता हूँ तुम मेरे आदमी की मदद ज़रूर करोगे, बड़े सरकार ने कहा।
ये कैसे मुमकिन है? उस पर दफ़ा 302 साबित हो चुका है। जज अगले हफ्ते सज़ा भी सुना देगा। ज़रूर सुना देगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पुलिस ने अभी तक आले कत्ल अदालत में पेश नहीं किया है। बड़े सरकार ने मुस्कुराकर कहा। क्या मैं ये समझूं कि बड़े सरकार मुजरिमों की सरपरस्ती कर रहे हैं? एक सफाक कातिल का छूट जाना मुआशरे के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? उसकी बात सुनकर बड़े सरकार के हलक से एक तवील कहकहा आज़ाद हो गया। अरे ऑफिसर, मुजरिम कौन नहीं है? तुम, मैं, ये पूरा मुआशरा। जिसको जहां मौका मिलता है वो जुर्म कर जाता है। अपनी मिसाल ले लो, तुम क्या साफ सुथरे अफसर हो? उसकी बात सुनकर दरगोश खामोश हो गया। उसकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना था। उसको मुआशरे से क्या लेना देना? 5 लाख लगेगा। मंजूर, बड़े सरकार ने कहा। फिर तो मेरी तरफ से डन है। उसी लम्हे दरगोश की आंखों में यकदम रोशनी सी भर गई। वो लाल आंखों वाला सफ़ेद बेदाग खरगोश था जो कि ना जाने कहाँ से भागता हुआ इसी तरफ निकल आया था। उसके ताक़ुब में एक लड़की थी जिसको देखकर दरगोश मबहूत होकर रह गया। दरगोश ने बस उसको देखा और देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक अजीब सी मासूमियत और पुरस्कारियत थी उसके चेहरे पर। बस वह उसको महवियत से घूरता ही रह गया। लाल रंग के शलवार सूट में तो क़यामत ढा रही थी। लड़की भी दरगोश को महवियत से तक रही थी। ये निगाहों का ही तसादम था जिसने दरगोश को दीवाना कर दिया। दरगोश ने अपने दिल में उसके लिए एक जज्बा महसूस किया। उसकी महवियत को बड़े सरकार ने भी महसूस कर लिया। वो उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गया और गुस्से से बोला, तू सिया। बाबा जी। लड़की यूं चौंकी जैसे अचानक ही होश में आई हो। दरगोश ने फौरन ही नजरें चुरा ली थी। लड़की के चेहरे पर भी कुछ इस किस्म के तासुरात थे जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने तुमसे लाख बार कहा है कि इस खरगोश को पिंजरे से मत निकाला करो। उसकी बात सुनकर तूसिया ने ठंडी सांस ली और बोली, ख्याल रखूंगी बाबा। इतना कहकर वो फिर उसके ताक़ुब में लग गई। खरगोश आगे भाग रहा था और तूसिया उसके पीछे। ये मंजर आसिफ दरगोश को बहुत भला लगा। घर आकर भी दरगोश बस उसके ही बारे में सोचता रहा। नींद की देवी कब उस पर मेहरबान हुई उसको पता ही ना चला। रात के ना जाने किस पहर उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। 2-3 बैलों के बाद उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर जो इतला मिली तो उसको सुनकर वो शशतर रह गया। फ़र्ज शनासी और दयानतदारी जैसे जरासीम अब पुलिस में बहुत ही नापीद हो गए हैं। अब चंद ही पुलिस ऑफिसर बचे हैं जो कि ईमानदारी और दयानतदारी की मिसाल हैं। उनमें एएसआई जिब्रान भी था जो अपनी ईमानदारी के सबब आज तक तरक्की ना कर पाया। उसको इसका शिकवा भी ना था। वो तो बस इतना ही जानता था कि वो एक ऐसे मौलवी का बेटा है जो पूरी ज़िंदगी खुद भी हराम से बचा रहा और अपने बच्चों को भी रिज़्क़ हलाल की तरगीब दी। चुनाचे वो इसी में ही खुश था। अक्सर व बेशतर उसकी रात की ड्यूटी ही लगाई जाती थी जिसमें ज़्यादातर गश्त पर ही रहता, क्योंकि रात में ज़्यादा जुराइम से वास्ता पड़ता रहता था। हस्बे मामूल वो अपने चंद साथियों के साथ मोबाइल पर गश्त पर था। रात के 2 बज चुके थे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चला था। मोबाइल खरामा खरामा आगे बढ़ रही थी। लानत है यार, रात की ड्यूटी पर। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हेड कांस्टेबल ने झुल्लाकर कहा, क्यों करमदीन, आज बहुत मिर्चें चबा रहे हो? जिब्रान मुस्कुराकर बोला, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। 6 माह हुए हैं शादी को और पूरे 1 माह से रात की ड्यूटी पर हूँ। तो फिर काम तो काम है। वो तो ठीक है सर, शादी के चंद साल इंजॉय के होते हैं और इन सर्द रातों में रात की ड्यूटियाँ। कोई बात नहीं करमदीन, अगले हफ्ते तुम फिर मॉर्निंग में चले जाओगे। सर, इन ऊपर वालों का कोई भरोसा नहीं है। जो उठाने में मास्टर हैं ऊपर वाले उसी के सुनते हैं। करमदीन गुस्सा में बोला, चलो कोई बात नहीं, किसी होटल चलकर गर्म चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और अभी ये जुमले उसके मुंह में ही थे कि उसी वक्त मोबाइल के ट्रांसमीटर पर एक पैगाम मौसूल हुआ, 2456 कॉलिंग। जिब्रान आगे झुकाया। सब इंस्पेक्टर जिब्रान, रिसीविंग। 813 नंबर। पूछा गया, यस ओवर। तुम लोग मार्टन रोड पर हो? जी। हमारे पास नामालूम फ़ोन कॉल से इतला आई है। उसका नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा। लगता है फ़ोन करने वाला अपना ज़ाती एक्सचेंज रखता है। मुमकिन है खबर गलत हो, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। इतला क्या है? चंद नामालूम लोग गोल्ड बाजार में मौजूद एक दुकान के ताले तोड़ने में मसरूफ़ हैं। तुम फ़ौरन देखो क्या मामला है। फ़ोन करने वाले की आवाज़ किस किस्म की थी? मतलब, आपने आवाज़ सुनकर कुछ तो अंदाज़ा लगाया होगा कि लहजा संजीदा था या कोई मजाक कर रहा था। नहीं, आवाज़ कदरे बैठी हुई थी जिसको सुनकर बंदा खौफजदा हो जाए। मुझे लगता है कि वह आवाज़ बनाकर बोल रहा था। उसकी बात सुनकर जिब्रान सोच में पड़ गया। चंद लम्हात के बाद जिब्रान बोला, अच्छा हम देखते हैं क्या मामला है। ओवर एंड ऑल। गाड़ी अब गोल्ड बाजार की जानिब मुड़ गई। जिब्रान के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। मार्टन रोड वहाँ से ज़्यादा दूर ना था। वहाँ की गोल्ड मार्केट पिछली ही गली में थी जहाँ कितार दर कितार सुनारों की दुकानें थीं। इस वक्त वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मेन रोड पर आते ही जिब्रान ने मोबाइल रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने हुक्म की तामील करते हुए मोबाइल कोने में लाकर रोक दी। वह मोबाइल से नीचे उतरा और अपनी रिवॉल्वर संभाल ली
और साथ ही पुलिस वालों को भी नीचे उतरने का इशारा किया। जल्द ही पुलिस वालों को ये काफिला नपे तुले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। गली के कोने पर पहुंचकर उसने एहतियात से काम लेते हुए जरा झुककर उधर का मुआयना किया। गली तारीक थी, अलबत्ता चांद की मध्यम रोशनी में उसने देखा 3 साये एक दुकान के सामने मौजूद हैं और झुककर किसी किस्म की कार्रवाई में मसरूफ हैं। जिब्रान ने देखा कि उनमें एक और शख्स भी मौजूद था जो कि उन तीनों से हटकर चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। वो चौथा आदमी नागिर था जिसने ताले तोड़ने का काम अपने साथियों को दिया और बाकी सड़क की निगरानी करने में खुद ही मसरूफ था। जिब्रान ने इधर उधर देखते हुए फिजा में 2 हवाई फायर कर दिए। फायर की आवाज़ से उन सायों में खलबली समझ गई। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना, तुम लोग पुलिस के निर्गे में हो। जिब्रान की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। वो साये उसी जगह साकित हो गए। नागिर की समझ में नहीं आ रहा था। उस पुरस्रार आवाज़ ने तो कहा था हर किस्म की जिम्मेदारी मेरी है। नागिर की आंखों के सामने जेल की सलाखें घूमने लगीं। जिब्रान अपने साथी पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ने लगा तो अचानक उसने अपने अकब में मुतअद्दिद फायरों की आवाज़ सुनी। जिब्रान चौंक कर पलटा। दूसरे लम्हे उसके पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। चारों पुलिस कांस्टेबल जमीन पर पड़े थे और उनके खून से जमीन रंगीन हो चुकी थी। जिब्रान चौंक कर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी आंखें खीरा हो गईं। वह टॉर्च की रोशनी थी जो कि सीधी उसकी आंखों में पड़ रही थी। जिब्रान ने फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। चंद लम्हात के बाद जब उसने हाथ हटाया तो उसको अपने सामने कोई खड़ा दिखाई दिया। चांद की मध्यम रोशनी में उसके सर पर फ्लैट हैट जिब्रान ने देखी। नवारिद ने टॉर्च की रोशनी अपनी तरफ कर ली। अब उसकी सूरत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी सूरत देखते ही जिब्रान की आंखों में शनासाई का तासुर उभरा। तुम? उसकी आवाज़ में हैरत थी। हाँ मैं। ये सारा खड़ाक तुम्हारे लिए ही तो था, नवारिद ने मुस्कुराकर कहा। आवाज़ कदरे बैठी हुई थी। मेरे लिए? जिब्रान ने हैरानगी से जवाब दिया। हाँ तुम्हारे लिए। नागिर ने मौका गनीमत देखकर अपने साथियों के साथ खिसकना शुरू कर दिया। अचानक उसने एक निहायत ही खौफनाक मंजर देखा। नवारिद ने इंस्पेक्टर जिब्रान के सर पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी थी। जिब्रान तड़पकर फर्श पर गिरता दिखाई दिया। उसकी वर्दी खून में नहा चुकी थी। वतन का एक और सिपाही मिट्टी की नामूस पर कुर्बान हो गया। उनमें वो सिपाही भी शामिल था जिसकी शादी 6 माह पहले हुई थी। नागिर को यकीन था हो ना हो ये वही पुरस्रार बॉस है जिसने उनको डकैती की तरकीब दी थी। पुरस्रार बॉस की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी कि जो भी खतरा होगा वो खुद निमट लेगा। रात के 4 बजे दरगोश को जिब्रान के कत्ल की इतला मिली थी। यह इतला सुनकर उसकी बकाया नींद ही उचाट होकर रह गई। वो लम्हा उसके लिए हैरत अंगेज था। जब जिब्रान की लाश उसके घर पहुंची, अजानों का वक्त हो चुका था। उसका बूढ़ा बाप जो कि मस्जिद का इमाम भी था, अपने बेटे की लाश देखकर अपने फर्ज से चौंका ना था। मगरिब की नमाज दरगोश ने उसकी इमामत में पढ़ी थी। मजाल है कि दरगोश ने उसकी आवाज़ में लग्जिश महसूस की हो। एक अजीब तरह का सुकून बूढ़े बाप के चेहरे पर था। ना उसने उसके चेहरे पर आंसू देखे ना ही मलाल। उसको मालूम था शहीद कभी मरा नहीं करते, वो तो जिंदा हैं और उनको रिज्क दिया जाता है। ना जाने क्यों दरगोश जिब्रान की लाश के सामने अपने आप को छोटा महसूस करने लगा, क्योंकि दरगोश ने तो अपना फ़र्ज कभी निभाया ही नहीं था। तदफीन के बाद ये जज्बात उसी जगह ठंडे पड़ गए। जिब्रान की मौत पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। इस तरह की इंक्वायरीज का जो रिजल्ट निकलता है वो सबको पता है। उसकी फाइल भी धूल मिट्टी में दब गई थी। उसकी मौत के हफ्ते के बाद पुलिस डिपार्टमेंट उसको भूल ही गया। दरगोश अच्छी तरह जानता था कि हाशिम के खिलाफ सबूत इसी पुलिस थाने में मौजूद है। 2 दिन के बाद उसकी पेशी थी। हाशिम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आले कत्ल समेत हाजिर करना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवाने में दरगोश को पुलिस को 2 लाख देने पड़े थे और आले कत्ल को बदलने में दरगोश को कोई ज़्यादा मसला पेश ना आया। बस उसको भेस बदलना पड़ा। उसको यकीन था कि अब हाशिम के आज़ाद होने में कोई मसला ना होगा और दरगोश ये खुशखबरी सुनाने के लिए बड़े सरकार के पास जाने के लिए पर तोलने लगा। बड़े सरकार के पास जाने की 2 वजूहात थीं। एक तो पैसा, दूसरा तूसिया। उस परी रुख की याद उसके दिलो दिमाग से चिमट कर रह गई थी। वरना उसकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आए थे जिन मौक़ों पर वह हुस्ने ज़न से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ था। उसको हुमैरा नामी वो लड़की भी याद थी जिसने 1-2 पेशकदमियों के बाद ही उसको अपने वजूद से आगाह करवा दिया था। हाँ, वो इस काम में महारत रखती थी। तूसिया में कुछ और ही बात थी, कुछ नयापन था जिसने उसके दिल के उस गोशे को छू लिया जहाँ आज तक कोई लड़की ना पहुँच सकी थी। उसका रुख एक बार फिर बड़े सरकार के डेरे की तरफ था। मकसद सिर्फ और सिर्फ तूसिया ही थी, जिसकी वजह से उसके कदमों का रुख एक बार फिर उसके डेरे की तरफ हो गया। लेकिन इस बार वो पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि सिविल लिबास में था। उसने अपना हुलिया भी बदल लिया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसको पुलिस वाले की हैसियत से पहचाने। इसलिए डेरे के करीब उसके आदमियों ने उसको रोका तो उसने एक पर्चा उनकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है और तुम कौन हो? एक लंबे से आदमी ने कड़क कर पूछा। इसमें लिखा है कि मैं कौन हूँ, पर्चा उन तक पहुँचा दो, दरगोश ने पुरसुकून लहजे में कहा। दरगोश की बात सुनकर उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर वही लंबा आदमी दरगोश की तरफ बढ़ा और कंधे पर हाथ रखकर सर्द लहजे में बोला,
बड़े सरकार का हुक्म है, जब तक कोई अपनी शनाख्त ना बताए उसको अंदर ना आने दिया जाए। कंधे पर हाथ रखते ही दरगोश का खून तो खोल गया था, मगर फिर भी उसने तहम्मुल से काम लेते हुए निहायत नरम लहजे में कहा, भाई मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्चा पढ़ते ही मुझे अंदर बुला लेंगे। अबे तुझे कह जो दिया एक बार, तू अपनी शनाख्त बताए बगैर अंदर नहीं जा सकता। इतना कहकर उस आदमी ने दरगोश को धक्का दिया। धक्का लगते ही दरगोश के अंदर का पुलिस अफसर अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया। उसने उस आदमी को देखा, फिर जो कुछ भी हुआ उसको देखकर वहां पर मौजूद बड़े सरकार के आदमी चौंक गए। उनको उस दुबले पतले से आदमी से ये तवक्को न थी। धक्का देने वाला किसी सांड से कम ना था, मगर दरगोश के एक थप्पड़ ने उसको एक लम्हा के लिए उसको अपनी जगह से जरूर हिला दिया था। थप्पड़ खाकर वो चंद लम्हे तक साकित खड़ा रहा। उसके चेहरे के तासुरात इस बात के गुमाज थे कि उस पर पहाड़ सा टूट पड़े। फिर वो किसी कटे हुए शैतीर की तरह फर्श पर ढेर हो गया। कुछ ही देर के बाद दरगोश बड़े सरकार के सामने मौजूद था। उसके होंठों पर बड़ी ही दिलफरेब मुस्कुराहट थी। वो बड़ी ही गहरी नज़रों से उसको देख रहा था। वो इस वक्त अपने कमरे खास में मौजूद थे। मैं भी न पहचानता अगर तुम ये रुक्का ना भिजवाते, दरगोश धीरे से हंसा और बोला। मैं गैर सरकारी तौर पर यहाँ आया हूँ, इसलिए। हाथ बड़ा ही सुधा हुआ है तुम्हारा, बड़े सरकार ने तारीफी जुमलों से नवाजते हुए कहा। जवाबन दरगोश ने इनकसारी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है बड़े सरकार, उसको तमीज़ सिखाना ज़रूरी हो गया था। अब मुझे उम्मीद है वो दोबारा किसी से बदतमीज़ी नहीं करेगा। जवाबन उन्होंने शाने उचकाए। कुछ लम्हों के बाद दरगोश ने एक घंटी की आवाज़ सुनी, जो कि बड़े सरकार के डेरे के अंदरूनी हिस्से में गूंज कर रह गई। इस घंटी की आवाज़ के चंद लम्हों के बाद एक आदमी हाजिर हुआ, जिसको देखकर बड़े सरकार ने कहा, जाओ बाबा, कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो हमारे मेहमान के लिए। उसके जाने के बाद बड़े सरकार ने दरगोश की तरफ देखकर कहा, हाँ बाबा, अब कहो हमारा काम हुआ कि नहीं। बिल्कुल बड़े सरकार, दरगोश अपने वादे का पाबंद है। इतना सुनना था कि बड़े सरकार की आंखों में एक चमक सी लहरा गई। एक बात आपसे पूछूं बड़े सरकार? दरगोश ने ठहर ठहर कर सोच समझकर अपने अल्फाज को मुकम्मल किया। ज़रूर। क्या आप किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं? यह सुनकर बड़े सरकार के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। दूसरे पल वो चौंक कर बोला, बाबा ऐसा आपने कैसे सोच लिया? चंद वजूहात हैं, जिसमें एक हाशिम है, जिस पर क्रिमिनल चार्जेस होने के बावजूद आपने उसको बचाया, और दूसरा आपका शाहाना रहन सहन है। गलत अंदाज़ा लगाया तुमने ऑफिसर, मैं एक ख़ानदानी शख्सियत का मालिक हूँ। चंद घरेलू तनाज़ात की वजह से मैं आज यहाँ ज़िंदगी गुजारने पर मौजूद हूँ, वरना धन दौलत की कोई कमी ना थी। उसकी आवाज़ में दुख की लहरें थी। मैं समझा नहीं, तुमने झूरी स्टेट के नवाब आसिम मिर्ज़ा का नाम सुना है? हाँ सुना है। शायद कोई हादसा हुआ था, याद नहीं आ रहा है। नवाब आसिम के 2 बेटे थे। एक नवाब आसिम के साथ ही रह रहा था और दूसरा बेटा मैं था। इतना कहकर वो रुक गए। उनके चेहरे पर कुछ इस तरह के तासुरात नजर आने लगे, जैसे कि पुरानी यादों को जहन में जमा कर रहे हों। दरगोश उनके चेहरे के बदलते हुए तासुरात को बखूबी नोट कर रहा था। कभी उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता और कभी दुख के गहरे तासुरात। दरगोश इस बात का मुंतजिर था कि वो खुद कुछ बोलें। आखिरकार उन्होंने कहा, यह उस दिन की बात है जब मैं हवेली में नहीं था। अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया। वहाँ मुझे नवाब आसिम की मौत की खबर मिली। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हवेली में आग लग चुकी थी। नवाब साहब की लाश भी उसमें जल चुकी थी। लोगों ने बताया कि आग उन्होंने अपने मरने से पहले खुद लगाई थी और उसी में झुलस गए, और मेरे भाई ने मुझे हवेली से निकाल दिया और मैं हाशिम के साथ यहाँ आ गया। हाशिम मेरा ख़ानदानी मुलाजिम है और गलती उससे सरजद हो गई, और वह दोबारा अब ऐसा नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर दरगोश सोच में पड़ गया। हाशिम की शक्ल व सूरत किसी पहली बार जुर्म करने वाले इंसान की मालूम नहीं होती थी। दरगोश का अपना तजुर्बा उसके बारे में एक आदी मुजरिम का था। बड़े सरकार का करैक्टर दरगोश को काफ़ी पुरस्कार मालूम हो रहा था। वह अब इसके बारे में जल्द अज जल्द जानना चाहता था। वह बड़े सरकार की बातों से उलझ ज़रूर गया था, मगर उसका ध्यान अब भी उसका ताला की तरफ था। सिर्फ और सिर्फ तूसिया का ख्याल उसको यहाँ खींच लाया था। उसकी एक झलक ने उसको दीवाना बना दिया था। रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए दियोकामत दरख्तों के दरमियान एक तवील सफ़र तय करने के बाद एक हाईरूफ नादिर महल के सामने आकर रुक गई थी। सभी अंदर बैठे हुए थे। सबसे पहले नादिर ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। उसने इधर उधर देखते हुए भरपूर अंगड़ाई ली और चारों तरफ गहरी नज़रों से देखने लगा था। उसको अच्छी तरह याद था कि पहले वो लोग मौत के मुंह से वापस पलटे थे। नादिर को यकीन था जिब्रान को हमेशा की नींद सुलाने वाला उसका पुरस्कार बॉस ही था, मगर वो उसका चेहरा ना देख पाया। नागर गहरी नज़रों से चारों तरफ देख रहा था। आसमान पर इत्तफाकन आज पूरा चांद मौजूद था, जिसकी वजह से नादिर महल की पुरस्कार इमारत और भी खौफनाक मालूम हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी सारी भूली बसरी कहानियाँ नागिर के दिमाग में ताज़ा हो गई थी। मगर नागिर इस माहौल से कतई मरूब नहीं हुआ। नागिर ने तिरछी नज़रों से नादिर महल को देखा और फिर बुलंद आवाज़ से बोला, बाहर आ जाओ बुज़दिलो, अंदर क्यों छुपे हुए हो? ये अल्फाज काफ़ी कारगर साबित हुए।
सभी एक एक करके बाहर निकलने लगे। नागिर ने अपने तीनों साथियों को गौर से देखा और फिर काफ़ी सख्त लहजे में उनको सरजनिश करते हुए बोला, डूब मरो। तुमने मुजरिमों की नाक कटवा दी आज। मुजरिम तो मर्द होते हैं और तुम औरतों से भी बदतर हो। उनमें जिसका नाम जैक था वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोला, उस्ताद, बुजदली का ताना मत दो, बात इंसानों की नहीं भूतों की है। तुमने अपनी आंखों से भूत देखा है इस महल में। नागिर का अंदाज तंजिया था, मगर वो नाचती हुई खोपड़ी जैक की जगह पिंटू ने जवाब दिया, उस्ताद, खून करना कोई मुश्किल नहीं मगर भूत। टोनी ने कपकपाते हुए कहा। ये उनका तीसरा साथी था। बकवास बंद करो, हम अंदर जा रहे हैं महल में। नहीं, तीनों यक जुबान होकर बोले। बको मत, नागिर थाड़ा। नागिर को इनकार करने वाला सिर्फ मौत का मुंह देखता है। कहीं ऐसा ना हो मेरी एक गोली तुम तीनों को भूत बनाकर इस महल में भटकने पर मजबूर कर दे। उसका लहजा सख्त था। यह सुनकर उन तीनों को वाकई सांप सूंघ गया और फिर वो तीनों महल की जानिब कदम बढ़ाने लगे। सबसे आगे नागिर था, जो कि बड़ी ही बेपरवाही से आगे बढ़ रहा था, जबकि वो तीनों खौफजदा अंदाज में उसके पीछे थे। ये किसी दिन हमको मरवा कर छोड़ेगा, जैक ने सरगोशी करते हुए कहा। जैक की आवाज़ इतनी मध्यम थी कि वो तीनों ही सुन सकते थे। जैक के इस रिमार्क्स पर किसी ने जवाब नहीं दिया, खामोशी से उसके पीछे चलते रहे। अब वो सारे महल के अंदर दाखिल हो चुके थे। सबसे आगे नागिर था। नागिर के कदम अज खुद एक जानिब उठ रहे थे। जल्द ही वो चारों एक बंद दरवाजे के सामने मौजूद थे। नागिर ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। महल आने से पहले नागिर को उस पुरस्कार बॉस ने फ़ोन पर बता दिया था कि क्या करना है। चुनांचे उसने वही किया और फिर दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर की जानिब खुलता चला गया। फिर उन्होंने जो कुछ देखा उसको देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस औलनुमा कमरे में ज़िंदगी की हर ज़रूरियात मौजूद थीं। एक तरफ दर्जन भर के करीब कुर्सियां लगी थीं, वो सारी की सारी लकड़ी की थीं। इन कुर्सियों के साथ ही एक बड़ी सी मेज़ भी थी, जो कि खाली हरगिज़ ना थी। इस मेज़ पर अनवाع इक़साम के खाने मौजूद थे, जिनमें बिरयानी भी थी, कौरमा भी, ब्रोस्ट भी, तो मटन भी, साथ ही सब्ज़ी भी। एक तरफ मौसमी और गैर मौसमी किस्म के फल और बेहतरीन किस्म की शराबें मौजूद थीं। नागिर के होंठों पर इस तरह की मुस्कुराहट तैर रही थी जैसे कि ये सारे इंतजामात उसने खुद किए हों। देखा तुमने, ये सब क्या किसी भूत बंगले में से मिल सकता है? नागिर ने फातिहाना अंदाज में कहा। वाकई हम सोच भी नहीं सकते थे नागिर दादा, जैक भराई हुई आवाज़ में बोला। यह सब बॉस का किया धर है। वो अपने लोगों की ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखता है। अचानक उनके कानों से एक आवाज़ टकराई, जिसको सुनकर नागिर चौंक पड़ा। भला ये आवाज़ उसके बॉस के अलावा और किसकी हो सकती थी? ये आवाज़ उसके तीनों साथियों ने भी सुनी, जो कदरे बैठी हुई थी और हॉल में चारों तरफ गूंजती हुई महसूस हो रही थी। सभी उसकी जानिब हमातनगोश हो गई। मेरे साथियों, तुम सबको नादिर महल में खुश आमदीद। शुक्रिया बॉस, सब ने यकजुबान होकर कहा। मैं अपने साथ काम करने वालों की हर ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए इस दावत का एहतमाम किया है। पुरस्कार बॉस की आवाज़ उनके कानों से टकराई। आवाज़ आनी बंद हो गई। नागिर के चेले अब उस मेज़ की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे, लेकिन नागिर के अंदाज में बेपरवाही थी। खाओ पियो और याद रखो, मैं वफादारों के साथ वफादारी करता हूँ और गद्दार को मौत की पुरसुकून नींद सुलाने से भी गुरेज नहीं करता। वही आवाज़ फिर उनके कानों से टकराई। इस बार उस लहजे की सफाकी को चारों ने महसूस किया। फिर वो चारों होंठों पर जुबान फेरते हुए खाने पर टूट पड़े। जब वो खा चुके तो कुर्सियों पर ढेर हो गए। नादिर महल का खौफ अब उनके दिलों से निकल चुका था। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उस हॉलनुमा कमरे की दीवारें एक बार फिर गूंज उठी और सब उसकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा हो गए। शायद पुरस्कार बॉस कोई हुक्म जारी करने वाला था, जिसको सुनने के लिए सब हमतनगोश थे।